Hello everyone, let us continue with our revision series of CA Inter Companies Law। आज मैं आप लोगों के साथ लाया हूं चैप्टर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चैप्टर 9 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 9 डील करता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के साथ और इसके अंदर सेक्शंस कवर्ड हैं सेक्शन 128 से लेकर 138 तक। तो टोटल हमारे पास 11 सेक्शंस हैं जो हमने कवर करने हैं इन चैप्टर 9 दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनी। जब हम अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर को पढ़ेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास रूल्स हैं जस्ट लाइक एनी अदर चैप्टर। हमारे इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। तो आइए शुरू करते हैं सीधा सेक्शंस के साथ। अगर हम सेक्शन 128 की बात करें तो सेक्शन 128 के अंदर टोटल हमारे पास 6 सब सेक्शंस हैं। एक एक करके सारे सब सेक्शंस कवर करते हैं। अगर हम 128 सब सेक्शन 1 की बात करें तो 128 सब सेक्शन 1 कहता है कि एवरी कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, विद शेयर कैपिटल हो, विदाउट शेयर कैपिटल हो, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर तीन चीजें बीओएफ नाम से हमने क्लास में कवर किया था। BOF means B stands for books of accounts, O stands for other relevant books and papers, and F stands for financial statements for every financial year। तो हमने इसको कैसे किया था कि every company shall prepare books of accounts, other relevant books and papers and financial statements for every financial year। और जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाएंगे ये TTAD बना के हिसाब से बनाएंगे। TTAD क्या था? हमने TTAD को याद किया था कि TTAD था नंबर 1, इट शुड रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। Second T stands for it should explain the transactions affected both at registered office as well as its branches। तो वो registered office as well as जो transactions आपके branches में हुई हैं दोनों को effectively या जो उनको proper ढंग से explain करे। Third, they should be prepared on accrual basis। A stands for accrual basis, and finally it should be prepared on double entry system of accounting। तो this was section 128 subsection 1। हमने क्या कहा कि every company should prepare BOF books, that is books of accounts, other relevant books and papers and financial statements for each financial year। और जो ये financial statements हैं या जो ये books of accounts हैं they should present TTAD। TTAD means they should give true and fair view। ट्रांजेक्शंस बताएं जो रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांचेस पे हुए, अक्रूवल सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम पर बनी हुई होनी चाहिए। उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी जो हमने तीन वर्ड ऊपर यूज किए, BOF बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीनों डिफाइंड है। अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशन करें तो 2 clause 13 डिफाइंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने क्या किया जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड मनी एक्सपेंडेड इन रिस्पेक्ट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो आपके रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की जो किताबें हैं, आम भाषा में कैश आया गया, बैंक आया गया, तो कैश एंड बैंक बुक जो आप बनाते हैं। उसके अलावा सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, असेट्स एंड लाइबिलिटीज की बुक्स, एंड फाइनली आइटम्स ऑफ कॉस्ट की बुक। अगर आपको कॉस्ट की बुक्स बनानी है एज पर सेक्शन 148, अगर आप प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं तो दोस कॉस्ट रिकॉर्ड्स विल आल्सो फॉर्म पार्ट्स ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 2 clause 13 ने क्या क्या दिखाया कि मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड की बुक्स, सेल्स और परचेज की बुक्स, असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ कंपनीज की बुक, एंड फाइनली आइटम ऑफ कॉस्ट अगर आप प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज हैं अंडर सेक्शन 148। फिर अगर हम बात करते हैं अदर बुक्स एंड पेपर की तो उसके अंदर हमारे पास हर तरह की डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स, एग्रीमेंट जो कंपनी एंटर कर रही है वो सारी चीजें जो कंपनी इनको रिकॉर्ड बना के रखेगी, दीज आर नोन एज अदर बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स ऑफ पेपर। एंड फाइनली हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? 2 clause 40 डिफाइंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी विल इंक्लूड द बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर वो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट है तो उसका रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके अलावा आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड फाइनली कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो आप इनके साथ अटैच करेंगे। तो 5 चीजें उसने बोली हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की जगह, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एंड फाइनली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स जो कि डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्म पार्ट फॉर्म करेंगे जो 1 से लेके 4 तक जो आपने बनाए इनके। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या लिखी कि अगर आप 1% कंपनी है, अगर आप स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, या कोई प्राइवेट कंपनी है, और वो प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी, दैट मींस इफ यू आर 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी। तो 4 कंपनी है, 1% स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी सारी नहीं, अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो इनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ऑप्शनल है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो अपनी इच्छा से बना सकते हैं। तो जनरली एमसीक्यू में पूछ लेता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इन 4 कंपनीज के लिए बनाना ऑप्शनल होता है। आगे आए तो 128 सबसेक्शन 1 ही एक बात और बताता है, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप बना रहे हैं रखने कहाँ है, तो उन्होंने कहा जी नॉर्मली ये रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे जाते हैं, लेकिन
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहें, अगर डिसाइड करें तो दे कैन कीप इट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया एज दे में डिसाइड। और ऐसा करने पर अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा इंडिया में कहीं और रखना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए 7 days देयर ऑफ, विद इन 7 days देयर ऑफ जब ये डिसीजन लिया जाए उसको इस डिसीजन को फाइल करना है विद द रजिस्ट्रार गिविंग फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस। तो आपको उस जगह का पूरा एड्रेस रजिस्ट्रार के पास 7 days के अंदर अंदर फाइल करना है इफ द बोर्ड डिसाइड कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह इंडिया में कहीं और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये रखना चाहते हैं। देन हमारे पास आता है रूल 3। रूल 3 क्या कहता है हमारे पास, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किए जा सकते हैं? द आंसर इज यस। कंपनी हैज एन ऑप्शन ऑफ कीपिंग दिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कंपलसरी नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना ऑप्शन है, आप चाहें तो इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको रूल 3 की कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। रूल 3 ले डाउन द मैनर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स रखने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है? नंबर 1, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो रही हैं देन दे शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। तो वो हमेशा इंडिया में एक्सेसिबल रहने चाहिए। दे शुड बी कंप्लीटली रिटेन्ड इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड, सेंट और रिसीव्ड। तो इन्फॉर्मेशन जो है आप जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना रहे हैं। देन अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है ब्रांच ऑफिस से, क्योंकि आप ब्रांच ऑफिस की बुक्स भी बनाएंगे, आप हमने ऊपर देखा कि कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड रजिस्टर्ड ऑफिस इन ब्रांचेस तो लिखा था। अगर ब्रांच ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है तो हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड एंड इट शुड बी केप्ट इन अ मैनर वेयर इट शुड डिपिक्ट what was originally received, तो उसमें कोई चेंजेस ना हो। उसके अलावा they should be capable of being displayed in a legible form, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आसानी से दिखे, उसके अलावा उसका प्रिंट वगैरह निकाला जा सके। the backup of this books and accounts maintained in electronic place at a place outside India। अगर आप outside India बना रहे हैं बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देन उनका एक बैकअप रखना है आपने at servers physically located in India on a periodic basis। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बुक्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना रहे हैं तो इंडिया से बाहर भी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका बैकअप आप फिजिकली रखेंगे इंडिया के सर्वर्स के ऊपर, यानी कि जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए। एंड फाइनली कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को ऑन एनुअल बेसिस। रजिस्ट्रार को आप हर साल इंटीमेट करेंगे क्या क्या? द नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आपका आईपी एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप बुक्स आप क्लाउड पे मेंटेन कर रहे हैं तो द एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। तो आप रजिस्ट्रार को एनुअल बेसिस पे इंटीमेट करेंगे आपका नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस उसका, लोकेशन, और अगर क्लाउड पे मेंटेन है तो क्लाउड का एड्रेस। तो ये थे आपके रूल 3 की बातें। रूल 3 क्या कह रहा था जी? उनको रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया रखना है, सेम फॉर्मेट में रखना है, ब्रांचेस इंफॉर्मेशन आती है उसको ऑल्टर नहीं करना है, उसके अलावा लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, बैकअप फिजिकल सर्वर्स लोकेटेड इन इंडिया में होने चाहिए, और एनुअल बेसिस के ऊपर ये वाली इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार को फाइल करते रहना है। तो दिस वाज 128 सबसेक्शन 1, जिसमें दो बातें बोली, बुक्स ऑफ बीओएफ बनाना है, टीटीएडी के हिसाब से बनाना है, और उनको उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना कहां पर है। देन ब्रांच ऑफिस के बारे में बात करता है आपका 128 सबसेक्शन 2। क्या कहता है कि कंपनी का अगर ब्रांच ऑफिस है इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद सबसेक्शन 1। क्योंकि सबसेक्शन 1 क्या कहता था? आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं। उसने कहा मान लेंगे कि आपने सबसेक्शन 1 को कंप्लाई किया है अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ब्रांच ऑफिसेज की मेंटेन की जाती है उन्हीं ऑफिसेज में, यानी कि अपने ब्रांच ऑफिसेज में ही ब्रांच ऑफिसेज के अकाउंट्स रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी समराइज रिटर्न्स periodically branch office registered ऑफिस को या आगे लिखे और such place as referred in और other place referred in subsection 1। मैंने आपको क्लास में लिखवाया था, तो आप उसकी समराइज रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस पे जहां पर आपने बुक्स रख के बैठे हैं या कोई अदर प्लेस जो आपने सबसेक्शन 1 में जहां बुक्स रखी हुई हैं वहां पर periodically रिटर्न्स भेजते रहिए, तो वी विल अज्यूम कि आपने सबसेक्शन 1 का कंप्लायंस कर लिया है। तो अगर आप ब्रांचेस में हैं, इंडिया में है, आउटसाइड इंडिया है, तो वहीं पर बुक्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी समराइज रिटर्न आप रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में या सच अदर प्लेस जहां बुक्स मेंटेन्ड है आपकी वहां पर उनको आप भेजते रहें। देन 128 सबसेक्शन 3 बात करता है इंस्पेक्शन की, और 128 सबसेक्शन 3 बात करता है इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर की, यानी कि जो आपके मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स को हैं, उनको कंपनीज एक्ट में राइट नहीं दिया गया कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट आकर आपके इंस्पेक्ट करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नो डाउट उनको भेजी जाती है, लेकिन मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, आपकी कैश बुक, आपके एसेट्स के रजिस्टर, आपके परचेज एंड सेल्स बुक, वो पावर सिर्फ किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। और ये पावर आती कहां से है? 128 सबसेक्शन
3 से द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर। अगर तो ये इंडिया के अंदर रखे गए हैं तो डायरेक्टर इनको इंस्पेक्ट कर सकता है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और सच प्लेस वेयर दे आर केप्ट, जहां भी आपने रखे हुए हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स के अंदर इसको इंस्पेक्ट करेगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आउटसाइड इंडिया मेंटेन्ड है, दैट इज इफ मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, तो भी कोई डायरेक्टर इनको इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उस केस में उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और रूल कौन सा है? रूल 4 है। तो रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया मेंटेन्ड है, दैट मींस की जो उसकी समराइज रिटर्न होंगी वो क्वार्टरली बेसिस पर इंडिया आती रहती होंगी। हमने ऊपर देखा कि ब्रांच ऑफिस अगर आउटसाइड हैं तो रिटर्न भेजते रहेंगे वो, तो आपका जो डायरेक्टर है वो उनको इंस्पेक्ट कर ले। अगर उसको लगता है कि उसको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए जो आप समरी में नहीं आई है, तो वो उस इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और कंपनी ये इंफॉर्मेशन 15 डेज में डायरेक्टर को अवेलेबल कराएगी। तो हमने इसको क्या कहा जी, इंडिया में है तो जाकर इंस्पेक्ट कर लीजिए, इंडिया से बाहर है इंफॉर्मेशन तो भी डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उस केस में क्या होगा, उसको समराइज रिटर्न्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी से काम चलाना पड़ेगा जो वो मेंटेन कर रही है। अगर उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड इंडिया, तो डायरेक्टर उसके लिए एक रिक्वेस्ट फर्निश करेगा कंपनी को और कंपनी ये इंफॉर्मेशन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दैट रिक्वेस्ट उसको अवेलेबल कराएगी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप सब रूल 2 और 3 में मांग रहे हैं, दैट मींस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं जो समराइज रिटर्न में नहीं है, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टर खुद मांगेगा। उसका कोई पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, कोई एजेंट, कोई रिप्रेजेंटेटिव ये रिक्वेस्ट नहीं रख सकता। यानी कि ये रिक्वेस्ट डायरेक्टर पर्सनली खुद देगा, तभी ये इंफॉर्मेशन उसको मंगवा के दी जाएगी। तो हमने यहाँ पर इंस्पेक्शन की बात करी 128 सबसेक्शन 3 की। इंडिया में इंफॉर्मेशन है तो बढ़िया आसान है, रजिस्टर्ड ऑफिस या सच प्लेस जहां मेंटेन है वहां बिजनेस आवर्स में जाइए और डायरेक्टर इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। आउटसाइड इंडिया है तो रूल 4 आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने इंफॉर्मेशन इंस्पेक्ट करनी है सब्सिडरी की, पहले हमने किसकी बात करी है? ब्रांचेस की। अब हम बात कर रहे हैं सब्सिडरी ऑफ द कंपनी की। देन इट शैल बी डन बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि ऊपर तो पावर दी गई थी डायरेक्टर को, यहां ऐसा नहीं बोला गया। उन्होंने कहा है सब्सिडरी की इंफॉर्मेशन कोई भी पर्सन जाके इन्फेक्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड ऐसा करने के लिए उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन के हिसाब से ऑथराइज किया गया है। दैट मींस अगर सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन मीटिंग करता है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और किसी पर्सन को ऑथराइज किया जाता है, तो वो पर्सन जाके सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक सिंगल डायरेक्टर किसी को ऑथराइज नहीं कर सकता, ना वो खुद जा सकता है ना वो किसी को ऑथराइज कर सकता है, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन ना पास हुआ हो उस पर्सन को ऑथराइज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ लेता है कि सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे इंस्पेक्ट किए जाएंगे। आप कहेंगे कोई भी पर्सन जो ऑथराइज्ड है बाय अ रेजोल्यूशन ऑन दिस इन दिस बिहाफ बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। देन 128 सबसेक्शन 4 पर आते हैं। 128 सबसेक्शन 4 एक बड़ी छोटी सी बात बोलता है, वो कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इंस्पेक्शन करने आ रहा है सबसेक्शन 3 में, तो जितने भी ऑफिसर्स हैं या अदर एम्प्लॉइज हैं कंपनी के, वो उनको पूरी असिस्टेंस देंगे, हेल्प देंगे उस इंस्पेक्शन को करने के लिए। तो सिंपल सी बात उन्होंने लिखी है कि सारे ऑफिसर, सारे एम्प्लॉइज पूरी तरह से कॉपरेट करेंगे, पूरी तरह से असिस्टेंस देंगे इन कनेक्शन विद सच इंस्पेक्शन। देन 128 सबसेक्शन 5 हमसे बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, कि कितने समय के लिए इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभाल के रखना है। तो उन्होंने क्या है कि द टाइम फॉर प्रिजर्वेशन शैल बी नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। आपको पिछले 8 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं। हाँ, अगर आप 8 साल से कम ही हुआ है अभी आपको इनकॉर्पोरेट हुए, तो जितने सालों से आपको इनकॉर्पोरेशन हुआ है 3 साल 4 साल 5 साल, सारे बुक्स आपको मेंटेन करके रखने हैं। तो उन्होंने लिखा है नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स immediately preceding the relevant financial year, or if the company has been in existence for less than 8 financial year, then for the entire period of existence। सिंपल सी बात है। उसके अलावा उन्होंने कहा जी अगर आपकी कंपनी की इंस्पेक्शन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है अंडर चैप्टर 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये आपको चैप्टर का नंबर याद रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट वेयर एन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कंपनी अंडर चैप्टर 14, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। इस केस में आपको 8 साल से ज्यादा के बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने को कहा जा सकता है। तो नॉर्मल रूल क्या है 8 इयर्स, लेकिन अगर आपकी इंस्पेक्शन हो रही है अंडर चैप्टर 14, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लॉन्गर पीरियड के लिए भी रखने को कह सकती है और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास संभाल के रखने पड़ेंगे। एंड लास्ट सेक्शन 128 सबसेक्शन 6, जहां पर बताया गया कि कौन कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है बुक्स को मेंटेन करने के लिए। उन्होंने कहा इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैनेजिंग डायरेक्टर की, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस की,
CFO दैट इज आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, या एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ 128। तो ये पर्संस है, द पर्संस रिस्पांसिबल टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप टू सिक्योर कंप्लायंस आर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, chief financial officer and any other person who is charged by the board of directors for complying with the provisions of this section। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं then there is an imprisonment which can extend up to 1 year, a fine which can be 50,000 rupees to 5 lakhs और बोथ। तो ये हमारे पास इसके लिए पनिशमेंट आ गई। तो 128 सबसेक्शन 6 हमारा कंप्लीट होता है। टोटल 6 सबसेक्शन थे। 128 सबसेक्शन 1 ने कहा कि बीओएफ बनाइए, टीटीएडी के हिसाब से बनाइए और उनको कहां मेंटेन करके रखिए। 128 सबसेक्शन 2 ने हमारे पास आके कहा कि हमारे ब्रांचेस कंप्लाई किए माने जाएंगे अगर वो ब्रांचेस में बनाते हैं, लेकिन समराइज रिटर्न भेजते रहते हैं। 128 सबसेक्शन 3 ने इंस्पेक्शन की बात करी। 4 ने कहा जी असिस्टेंस प्रोवाइड करिएगा जो इनसे इंस्पेक्शन करने आएगा। 5 ने कहा कि प्रिजर्वेशन कितने समय के लिए करनी है, 8 इयर्स के लिए। और 6 ने हमारे बताया कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है और उनका ना फॉलो करने पर उसके लिए पेनल्टी बता दी गई। चलिए नेक्स्ट हम आ रहे हैं 129 के ऊपर। अगर हम 129 की बात करें तो 129 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसके अंदर हमारे पास टोटल 7 सब सेक्शंस है। 128 में हमारे पास 6 सब सेक्शंस थे और 129 में हमारे पास 7 सब सेक्शंस है। आइए शुरू करते हैं। 129 क्या कहता है? 129 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे शुड बी बेस्ड ऑन फैट। फैट मींस दे शुड बी इन द फॉर्म और फॉर्म्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जो फॉर्म प्रिस्क्राइब की गई है कंपनी एक्ट में दैट इज शेड्यूल 3 में, उसके हिसाब से बनी होनी चाहिए। They should be on the basis of formed on the basis of accounting standards जो 133 में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, and they should give a true and fair view of the state of affairs of the company। तो हम इसको फैट नाम से याद कर लेते हैं। They should be in the form or forms as may be prescribed, और prescribed कौन सा है? For the class of company in schedule 3 में। They should comply with the accounting standards notified under 133 section, and they should give true and fair view of the state of affairs of the कंपनीज और कंपनीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी क्या होनी चाहिए? फैट होनी चाहिए। और ये सब सेक्शन 1 जो है ये अप्लाई नहीं करता बिग्स कंपनी पे। बिग्स कंपनी क्या होती है? हम शुरू से करते आ रहे हैं। बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनीज इन्वॉल्व इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड कोई भी कंपनी जो किसी जिसका स्पेशल फॉर्म किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बताया गया है। तो ये आप अपने एडवांस अकाउंट में भी पढ़ते हैं कि इन सब के जो फॉर्मेट होते हैं वो अलग होते हैं, वो शेड्यूल 3 फॉलो नहीं करते। तो उन्हें बात क्लियरली लिखी है कि आप सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं करेगा बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, वो कंपनी जो जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इन्वॉल्व है, या एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड बाय अ स्पेशल एक्ट। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि दीज कंपनीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग ट्रू एंड फेयर व्यू। हम कहेंगे कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, जनरेशन ऑफ सप्लाई एंड स्पेशल एड कंपनीज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दिखा रही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो इनके रेस्पेक्टिव एक्ट दिखाने से मना करते हैं। हमने क्या कहा कि आपकी इन चारों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती हुई मानी जाएंगी। दैट मींस दे शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग ट्रू एंड फेयर व्यू अगर ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं भी दिखाते जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से, इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से या स्पेशल एक्ट के हिसाब से प्रोहिबिटेड है इन कंपनियों को दिखाना। तो इनको वो वाली इंफॉर्मेशन दिखाने की जरूरत अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होगी। उसके बाद मैं डायरेक्टली सबसेक्शन 5 पर आ रहा हूं क्योंकि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करी। 29 सबसेक्शन 1 कहता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनानी है। 129 सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं करते तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 3 बातें डिस्क्लोज करेगी। नंबर 1, डिविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रीजंस फॉर सच डिविएशन एंड द फाइनेंशियल इफेक्ट्स इफ एनी अराइजिंग आउट ऑफ डिविएशन। तो 3 बातें कौन कौन सी है? डिविएशन क्या है, क्यों हुई ये डिविएशन, और इस डिविएशन की वजह से, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो ना करने की वजह से फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये 3 बातें अगर आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 129 सब सेक्शन 5 के हिसाब से आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो 129 सब सेक्शन 1 हो गया, साथ में मैंने 5 भी कवर आपको करा दिया। आइए अब सब सेक्शन 2 पे बात करते हैं। 2 क्या कहता है कि एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो कंपनी की मीटिंग के आगे अपनी कंपनी की मीटिंग में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस साल की रखेंगे। बड़ा सिंपल सी बात है। 129 सबसेक्शन 2 का कहता है कि एवरी एनुअल जनरल मीटिंग पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर द कंपनी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस साल की आप अपने एजीएम के अंदर रखेंगे। 129 सबसेक्शन 3 बात करता है आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। उसने क्या कहा कि जहां पर वेयर कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज, अगर आपकी एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी हैं या एसोसिएट कंपनी, और एसोसिएट कंपनी में हमने देखा है कि डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर भी इंक्लूडेड होता है, तो आपकी एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी है, एसोसिएट है और एसोसिएट में जॉइंट वेंचर भी इंक्लूडेड है, देन ऐसी कंपनी अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी कंपनी की विद ऑल इट्स सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनीज, और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज इट्स ओन एंड इट विल बी एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये इनको भी एनुअल जनरल मीटिंग में रखेगी अलोंग विद इट्स ओन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मींस अगर आप एक ऐसी कंपनी है जिसकी एक या उससे ज्यादा होल्डिंग या सब्सिडरी है, सॉरी एक या उससे ज्यादा सब्सिडरी एसोसिएट है, तो आप अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जो सेम फॉर्म और मैनर में होगी जैसे आपकी खुद है, जो कि एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनेगी, जिसको आप एनुअल जनरल मीटिंग में रखेंगे अलोंग विद योर ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि वो अपनी तो रखेगी ही रखेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उस एनुअल जनरल मीटिंग में रखेगी। इसके अलावा ऐसी कंपनी along with its financial statement shall prepare a statement containing salient features of financial statement of subsidiary or subsidiaries or associate, एक स्टेटमेंट बनाएगी जिसमें salient features of financial statement of subsidiaries और associate कंपनी रखेगी, and this should be in form AOC1। AOC1 में ये आपकी जो है ये है स्टेटमेंट ये बनाई जाएगी जो कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनी रखेगी। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल प्रिस्क्राइब फॉर सर्टेन कंसोलिडेशन के रिस्पेक्ट में कुछ रूल सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है और उन्होंने ये रूल्स प्रिस्क्राइब किए। तो मैनर ऑफ कंसोलिडेशन हमारा रूल 6 में कवर्ड है। रूल 5 में हमारे पास ये फॉर्म दिया गया था, दैट इज AOC1 फॉर्म, जहां पे आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ सब्सिडरीज या एसोसिएट कंपनी बता रहे थे। तो मैनर ऑफ कंसोलिडेशन की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो आपकी कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी दैट विल बी एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और शेड्यूल 3 के हिसाब से होगी। लेकिन अगर कंपनी ऐसी है which is not required to prepare consolidated financial statement as per accounting standards, आपको आप ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, स्टिल कंपनी क्या कहता है, इट विल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाइज विद द provisions on consolidation of financial statement provided in schedule 3। तो आप सिर्फ शेड्यूल 3 के हिसाब से कंसोलिडेशन कर दीजिए, उतना सफिशिएंट है। तो उन्होंने क्या बोला है गवर्नमेंट ने रूल्स के थ्रू कि आपकी जो कंसोलिडेशन है वो एज पर शेड्यूल 3 एंड एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी कंपनी है जिसको कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप कंसोलिडेशन कर दीजिए ओनली एज पर शेड्यूल 3। पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन मैंने नीचे लगाया हुआ है, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आज आया हुआ है पेपर में। देन इंपॉर्टेंट बात, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको अपनी सब्सिडरीज की कंसोलिडेशन नहीं करनी पड़ती? तो हमने क्या कहा, ऐसी कंपनियां जो ठीक है होल्डिंग है लेकिन वो खुद किसी की होली ओन्ड सब्सिडरी हैं, या होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है लेकिन पार्शली ओन्ड सब्सिडरी है किसी और कंपनी की, और उन्होंने बाकी शेयर होल्डर्स है यानी कि अपनी होल्डिंग कंपनी के अलावा जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनसे उनको राइटिंग में इंटीमेट किया है, उनके उसके पास इस चीज का प्रूफ है, और बाकी शेयर होल्डर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो कंसोलिडेशन ना करे। तो हमने क्या लिखा, नंबर 1, या तो वो खुद होली ओन्ड सब्सिडरी है, और अगर वो खुद होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है तो वो एक पार्शली ओन्ड सब्सिडरी होगी। उस केस में उसको अपने बाकी बचे हुए शेयर होल्डर से राइटिंग में एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि उनको कंसोलिडेशन ना करने से कोई तकलीफ नहीं है। सेकेंडली, ये कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए विच इज लिस्टेड or in the process of listing on any stock exchange in India or outside India। and thirdly, इसकी ultimate holding company या intermediary holding company consolidated financial statement बनाती है, as per accounting standards बनाती है और उसको रजिस्ट्रार को सबमिट करती है। तो ये तीन चीजें अगर पूरी हो जाती हैं तो आपको इस केस में कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्लास में आपको एग्जांपल्स दिए थे, इसके कुछ इस तरह का एग्जांपल दिया होगा अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि हमारे पास कहाँ गया इसका एग्जाम्पल, रुक जाइए मैं इसका एग्जाम्पल बना देता हूं कि मान लीजिए कंपनी ए है, उसके पास सब्सिडरीज हैं बी,
सी डी। तो इसको कंसोलिडेशन कब कब नहीं करनी है? नंबर वन, जब ये खुद किसी और कंपनी की या तो होली ओन्ड सब्सिडरी हो, और अगर होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है तो जो इसके बाकी मेंबर्स हैं इन्होंने उसको राइटिंग में एक नोटिस भेजा है जिसका प्रूफ इसके पास है डिलीवरी का, और इन मेंबर्स को कंसोलिडेशन ना करने से कोई तकलीफ नहीं है। ये कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं है, और जो इसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, रजिस्ट्रार को सबमिट करती है, और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। तो हमने इसको, अगर ऐसी बात है तो एक्स बना रहा है इस केस में, इसलिए ए को अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, हल्का सा आइडिया मैंने आपको इसको दे दिया। तो एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्टली 129 सबसेक्शन 4 पे आ जाते हैं। 4 क्या कहता है कि जो आपके प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, वो अप्लाई करेंगे एज मुटेटिस मुंडेटिस ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो आपकी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय जो प्रोसेस रहता है प्रिपरेशन का, उसको अडॉप्ट करने का, साइन करने का, ऑडिट करने का, वो हूबहू किस पे चलता रहेगा? वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी चलता रहेगा। इसको हम बोलते हैं दैट प्रोविजन शैल अप्लाई मुटेटिस मुंटेंडिस टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल। तो 129 सबके हमने 4 सबसेक्शन पढ़े। पहला हमने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए फैट बेसिस पर, लेकिन वो बिक्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो 2 ने कहा जी हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो उनको अपना एनुअल जनरल मीटिंग में रखिए। 3 ने कहा साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी रखिए। 4 ने कहा जी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन पे प्रोविजंस मुटेटिस मुंडेटिस लगते रहेंगे। 5 हम पहले ही पढ़ा है, जिसने कहा कि अगर आप 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं बनाते हैं तो सबसेक्शन 5 ये कहता है कि 3 चीजें बताइए, डेविएशन क्या हुई है, उसके रीजंस क्या है और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आ रहा है। देन 129 सबसेक्शन 6 बताता है रिगार्डिंग एग्जेम्पशंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को इस सेक्शन से एग्जेम्पशंस दे सकते हैं। उन्होंने कहा यस, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन इट्स ओन और एन एप्लीकेशन बाय अ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज by notification exempt any class or class of companies from comply with the requirement of this sections or rule made here under। अगर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, and any such exemption shall be granted either unconditionally or subject to such conditions as may be prescribed। तो सिंपल सी बात क्या है कि 129 में अगर 129 के प्रोविजन से एग्जेम्पशन मिल सकती है, प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद या ऑन एन एप्लीकेशन ये एग्जेम्पशन दे, और ये एग्जेम्पशन जो दी जाएगी ये सिर्फ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी को दी जाएगी, यानी किसी इंडिविजुअल कंपनी को नहीं दी जा सकती, पूरी क्लास को देनी पड़ेगी। और ऐसा तभी होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, और ऐसी एग्जेम्पशन या तो अनकंडीशनली दी जा सकती है बिना किसी कंडीशन के, या कुछ कंडीशंस लगाकर दी जा सकती है। एंड फाइनली हमारे पास आती है पेनल्टी 129 सबसेक्शन 7 में दी हुई। फिर वही बात, इफ अ कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, तो कौन कौन रिस्पांसिबल है? वही जो ऊपर बताए गए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, whole time director in charge of finance, chief financial officer, any other person charged by the board with the duty of complying with this provision। और यहाँ लिखा एक बात नहीं आ जाती, and in the absence of any of the mentioned above all the directors। तो अगर इनमें से कोई भी नहीं है then all the directors they shall be punishable with an imprisonment वही सेम जो 1 year 50,000 to 5 लाख रुपीस और बोथ। तो 128 की बात करें या 129 की बात करें, वहां जो पेनल्टी है पेनल्टी बिल्कुल सेम दी हुई है इसके अंदर। तो 129 के हमारे पास जो 7 सब सेक्शंस थे हमने कवर किए, 128 में 6 सब सेक्शंस थे वो मैंने आपको कवर करा दिया। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इनफैक्ट मेरा पूरा क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपके बुक के अंदर लगाया हुआ है, ये आपके पास अगर अलग से इंटर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन बैंक करना मस्ट है इन रिवीजन वीडियोस को करने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। 130 पे अगर हम आए तो 130 और 131 सेक्शन बेटा दोनों बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रीओपनिंग की, या इनको हम ये कहते हैं उनका रीओपन करने की और उनको रीकास्ट करने की, उनको दोबारा खोल के पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चेंजेस करने की। तो ऐसी पावर बेटा 130 और 131 में दी गई है। 131 रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, जिसको हम कंपल्सरीली कहते हैं बिकॉज वो कोर्ट के ऑर्डर या ट्रिब्यूनल की ऑर्डर की वजह से करना पड़ता है। और 131 होता है वॉलंटरी रिवीजन, जहां आप वॉलंटरी रिवीजन करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या बोर्ड रिपोर्ट की। आप अपनी वॉलंटरी रिवीजन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या बोर्ड रिपोर्ट की। तो पहले 130 की बात करते हैं। 130 बात करता है रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग ऑफ
बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स ऑर्डर और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। पहला उन्होंने क्या कहा, अ कंपनी शैल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट रिकास्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस एन एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय, यानी कि कोई भी कंपनी अपने पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन नहीं करेगी, उसको रिकास्ट नहीं करेगी अनलेस इसके लिए एक एप्लीकेशन दी गई है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, Securities and Exchange Board, any other statutory regulatory body or authority or any other person concerned। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड जो किसी तरह की एप्लीकेशन नहीं डालती हैं और किसी कोर्ट को ऑर्डर नहीं देता या कंपिटेंट जुरिडिक्शन या ट्रिब्यूनल को इस इफेक्ट में नहीं डाली जाती एप्लीकेशन, तब तक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन नहीं करेगी या रिकास्ट नहीं करेगी। The order is made by the court of competent jurisdiction or tribunal to the effect that जो आपके अर्लियर अकाउंट्स हैं या तो वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बने थे या आपके अफेयर्स मिसमैनेज्ड थे ड्यूरिंग दैट पीरियड, जिसकी वजह से देयर इज अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने क्या क्या कहा कि आपका बुक्स रीओपन या रिकास्ट किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड on an application by the central government, income tax authorities, SEBI, other regulatory body or any person concerned। कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करता है कि जो अर्लियर अकाउंट्स हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बने हुए थे या आपके अफेयर्स ऑफ कंपनी मिसमैनेज्ड थी, जिसकी वजह से एक डाउट है रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा करने बेटा कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करने से पहले एक नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, यानी कि जिसने एप्लीकेशन दी होगी उसके अलावा बाकी जो बचे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज से भी अदर रेगुलेटरी बॉडी और एनी पर्सन कंसर्न, और उनकी रिप्रेजेंटेशंस भी अपने कंसिडरेशन में लेगा और उसके बाद एक ऑर्डर पास करेगा। यानी कि अगर इनमें से कोई आता है उसके पास तो बाकियों को नोटिस देके पूछेगा कि आप भी अपनी राय दे दीजिए कि मुझे ऑर्डर पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द अकाउंट सो रिवाइज्ड और रिकास्ट शैल बी फाइनल। एक बार आपने इस ऑर्डर को बेसिस पर अपने अकाउंट्स रिकास्ट कर लिए तो वो फाइनल रहेंगे। एंड इंपॉर्टेंट, ये कितने समय के लिए ऑर्डर पास किया जा सकता है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। आप कितने समय के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं, अभी ऊपर पड़ गया है 8 साल के लिए, तो ऑब्वियसली ऑर्डर भी कितने सालों के लिए आ सकता होगा। द ऑर्डर फॉर रीओपनिंग द अकाउंट्स कैन बी मेड ओनली फॉर अप टू 8 फाइनेंशियल ईयर्स preceding the current financial year unless there is a specific direction under section 128 subsection 5 from the central government that the book shall be kept for a longer period। बिल्कुल उससे मैच खाता है कि आप 8 साल तक के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से आप 8 साल से ज्यादा के बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, हमने देखा था वहां अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो 8 साल से ज्यादा के बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो उस केस में आपका जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है रिवाइज करने का, रिकास्ट करने का, वो 8 साल से ज्यादा पुराना भी आ सकता है। अदरवाइज ये सिर्फ अप टू 8 फाइनेंशियल ईयर्स प्रीसीडिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये ऑर्डर आपको ऊपर दिया जा सकता है। तो दिस इज रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर 130। 131 वहां से बात करता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट। अगर कंपनी को लगता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 129 में बना रही है या उसकी बोर्ड रिपोर्ट जो 134 में बनाती है, इनमें कोई गलती है, दैट मींस इन्होंने ये एज पर 129 या 134 नहीं बनी है, तो वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगी, खुद जाएगी और बोलेगी कि मैं इनको रिवाइज करना चाहती हूं। बेटा वॉलंटरी तो है, लेकिन वॉलंटरी का मतलब ये नहीं है आप अपने आप कर लोगे, यहां भी ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लगेगा, लेकिन ये किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, ये आप खुद कह रहे हैं कि भैया मेरे से गलती हो गई है, मैं ठीक करना चाहता हूं, तो ट्रिब्यूनल के पास जाइए, एप्लीकेशन डालिए, वो आपको कहेगी हाँ ठीक कर लीजिए। उन्होंने क्या लिखा, इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड do not comply with the provisions of 129 and 134, they may prepare a revised financial statement or a revised report, very important, in respect of any of 3 preceding financial years। यानी कि यहां कितने समय तक के लिए वॉलंटरी रिवाइज की जा सकती है, सिर्फ 3 साल की, उससे पुरानी रिवाइज आप नहीं कर सकते। तो फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 को कंप्लाई नहीं करती या बोर्ड रिपोर्ट 134 को कंप्लाई नहीं करती, then after obtaining the approval of tribunal and on an application made by the company in such form and manner may be prescribed, a copy of the order passed by the tribunal shall be filed with the registrar। ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लीजिए और उस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी को रजिस्ट्रार के पास फाइल कीजिए। ट्रिब्यूनल आपको परमिशन देने से पहले क्या क्या करेगा, वो एक बार नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, और उनकी रिप्रेजेंटेशंस भी ले लेगा कि ऐसे ऐसे कंपनी आई है, वो कह रही है कि मुझे अपनी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज करनी है, परमिशन दे दूं कि नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी से रिप्रेजेंटेशन मांगेगी। अच्छा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट शैल नॉट बी प्रिपेयर्ड और फाइल्ड मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के आप रिपोर्ट को
बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, इट कैन बी डन ओनली फॉर वंस, and the detailed revision of such financial statement or report shall be disclosed in the board report in the relevant financial year in which such revision takes place. That means जिस साल आप पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर रहे हैं, तो उस साल की जो आपकी बोर्ड रिपोर्ट होगी, उस बोर्ड रिपोर्ट में आप साफ साफ रीजंस लिखेंगे कि ऐसी क्या गलती थी, आपने अपनी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस साल रिवाइज क्यों किया है। तो उस साल की रिपोर्ट में जब आपने रिकास्टिंग करी है, री रिवाइजिंग करी है, उस साल की बोर्ड रिपोर्ट में आपको स्पेसिफिकली डिटेल्ड रीजंस देने पड़ेंगे फॉर द रिवीजन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही कुछ था आपका बेसिकली 131 में, क्या वॉलंटरी रिवाइज कर सकते हैं एक बार वंस, इट कैन नॉट बी मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। आपका ट्रिब्यूनल जो है पहले रिप्रेजेंटेशंस लेगा और आपको रीजंस वगैरह डिस्क्लोज करने हैं, नीचे वाले एक बार आप रीड कर लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रिस्पेक्ट में रूल्स फ्रेम कर सकती है। They may make different provisions according to which previous financial statements can be replaced. Make provisions respect of functioning of auditors. कंपनी ऑडिटर्स की आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर पुराने अकाउंट्स रिवाइज कर दी गए, and require the directors to take such steps as may be prescribed. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अलग से रूल्स फ्रेम कर सकती है कि किस तरह से पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना है। वो रूल्स ऑब्वियसली सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद वी आर डन फ्रॉम सेक्शन 129 हमने कर लिया, 130 कर लिया, सॉरी 128 से शुरू किया, 6 सब सेक्शंस थे, 129 कवर कर लिया, 130 कर लिया, 131 कर लिया। अब हम आ रहे हैं सेक्शन 132 के ऊपर। 132 कवर करता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेफ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेफ्रा के बारे में बात करता है। नेफ्रा के बारे में अगर मैं बेटा बात करूं तो नेफ्रा में हमने बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो करने हैं। नेफ्रा का रोल क्या है, नेफ्रा की पावर्स क्या है, और नेफ्रा का कंपोजिशन क्या है। ब्रॉडली ये 3 टॉपिक्स हैं जो हमारे नेफ्रा में कवर होते हैं। आइए करके शुरू करते हैं। नेफ्रा स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हमने क्या कहा जी, इसी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, दैट विल बी नोन एज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। और जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इट शुड फंक्शन थ्रू वेरियस डिविजंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो उसके अलग अलग कई डिवीजन होंगे जिसके थ्रू ये काम करेगी। मेनली इसका रूल, इनका रोल क्या है, हमने कहा नंबर 1, they shall make recommendations to the central government on formulation and laying down of accounting and auditing policies। सबसे पहले क्या करेंगे, ये recommendations देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। जो आपके एएस होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग होते हैं एसएस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेफ्रा। इनफैक्ट इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आते कैसे हैं, वो 133 में दिया हुआ है, जहां इस बात को क्लियर किया गया है कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे इशू किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले बेटा आईसीआई, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से रिकमेंडेशंस मांगी जाती हैं। वो आपको ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इशू करके देते हैं। इनको एग्जामिन करता है नेफ्रा। इन इसको एग्जामिन करके अपना कोई रिस्क के ऊपर राय होती है, रिकमेंडेशन होती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इनको नोटिफाई कर देती है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस आपका 133 में दिया हुआ है कि आईसीआई इसमें क्या है, the section 133 prescribes that the central government shall prescribe standards of auditing as recommended by the ICI in consultation and after examination of recommendations made by NEFRA constituted under section 132। अच्छा समझो, नेफ्रा के आने से पहले इंडिया में एक अथॉरिटी हुआ करती थी नकास। तो पहले ये काम नकास करता था, जहां पर आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का जो रिकमेंडेशन है नकास करता था। अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है नेफ्रा के थ्रू। अगर मैं नकास की बात करूं तो नकास की फुल फॉर्म हमारे पास हुआ करती थी नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहले ये बॉडी हुआ करती थी, इसको रिप्लेस कर लिया गया है नेफ्रा की तरफ से। तो नेफ्रा का पहला काम क्या है, मेकिंग recommendations to the central government on the formulation and laying down of accounting and auditing policies and standards। Secondly, ये सिर्फ recommendation नहीं देती है, it will monitor and enforce the compliance with accounting standards and auditing standards। And finally, it will oversee the quality of service of professions associated with the compliance with such standards। यानी कि जो बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं, आम भाषा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में भी ध्यान रखेगी। एंड परफॉर्म सच अदर फंक्शंस रिलेटेड टू एबीसी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो ब्रॉडली 3 ही है। चौथा तो हमारे पास ये है कि उससे रिलेटेड कोई और फंक्शंस। नंबर 1 रिकमेंडेशन देना, सेकंडली सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं देना, मॉनिटर एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड थर्ड, ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशंस एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड्स और उनका टाइम टू टाइम मेजर्स सजेस्ट करते रहना। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, पहले हम कंपोजिशन के बाद में जाते हैं, कंपोजिशन से पहले हम लोग आ जाते हैं पावर्स के ऊपर। नेफ्रा की पावर्स क्या हैं, हमने कहा जी नेफ्रा इन्वेस्टिगेट कर सकती है सुओ मोटो ऑन रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाय प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ सीएस और सीएस। यानी कि बेटा आप समझें, नेफ्रा की पावर हर सीए फॉर्म के ऊपर नहीं है।
सिर्फ कुछ प्रिस्क्राइब्ड सीएज और सीए फर्म्स के ऊपर ही नेफ्रा की पावर चलती है। ये प्रिस्क्राइब्ड क्या है, ये नीचे रूल्स में दिया हुआ है, ये मैं आपको कवर कराता हूं। जो बेसिकली बड़ी पार्टनरशिप फर्म्स हैं जो बड़ी सीसीए फर्म्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करेगा, और बड़ी के लिए ऑब्वियसली वही कंडीशंस लगाई होंगी। आप लिस्टेड कंपनी के रिस्पेक्ट में ऑडिट कर रहे हो, ऐसी कंपनियां जिनका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर इससे ज्यादा हो, तो उस तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ सीए फर्म्स एंड सीएस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार एक मैटर नेफ्रा के पास चला जाता है, देन नो अदर अथॉरिटी कैन इनिशिएट और कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग्स। यानी कि आप समझेंगे, पहले बेटा ये पावर आईसीआई के पास होती थी, अब उन्होंने क्लियर कर लिया है कि अगर एक बार मैटर नेफ्रा के पास चला गया तो कोई और अथॉरिटी उस मैटर के बारे में अब किसी तरह की पावर नहीं रखेगी। इसके अलावा उसके पास नेफ्रा के पास पावर क्या होंगी, इट हैज सेम पावर्स एज अ सिविल कोर्ट हैज अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। ये पावर जनरली क्या होती हैं, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, वो आपसे बुक्स एंड अकाउंट्स वगैरह मंगवा सकती है। समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडिंग्स ऑफ पर्संस, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स रजिस्टर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी, जिसको आपको कहा जा रहा है कि आइए और आपने साथ साथ कुछ बुक्स और रजिस्टर्स भी लेते आइए। एंड इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, के अलावा वो विटनेसेस वगैरह बुला सकते मंगवा सकती है, या उनको बुला सकती है, उनसे अपना उनका बयान ले सकती है, और अल्टीमेटली कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स भी ले सकती है। तो आम भाषा में उनके पास सेम पावर है जो सिविल कोर्ट्स के पास होती हैं रिगार्डिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, समनिंग एंड एनफोर्सिंग ऑफ अटेंडेंसेस, inspection of any books, registers and other documents, and issuing commissions for examination of witnesses or documents. Important क्या है, वो पेनल्टी क्या इंपोज कर सकती है। Where a professional or other misconduct is proved, it has the power to make following order. Number 1, monetary penalty लगा सकती है। Number imposing penalty, अगर individuals हैं chartered accountants, then not less than 1 lakh but which may extend to 5 times the fees received। और अगर फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, देन नॉट लेस देन 5 lakhs बट विच में एक्सटेंड टू 10 टाइम्स द फीस रिसीव्ड। तो इंडिविजुअल्स के ऊपर 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड। फर्म्स के ऊपर 5 lakhs, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड। और इसके साथ साथ बेटा यहाँ अमेंडमेंट आई है, पहले वो आपको डिबार कर सकता था एज ए सीए 6 महीने से लेके 10 साल के लिए, अब थोड़ा सा पावर कम कर दिया गया है, वो आपको एज सीए डिबार नहीं करेगा। इट विल डिबार द मेंबर ऑफ द फर्म फ्रॉम being appointed as internal auditor or an auditor, यानी कि वो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर होने के लिए बार कर सकता है, या किसी तरह का कोई वैल्यूएशन वर्क परफॉर्म करने के लिए बार कर सकता है फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months बट विच में एक्सटेंड अप टू 10 years। तो ऑब्वियसली अब वो आपको पूरी तरह सीए होने से बार नहीं करते, अब आप उनके पास पावर क्या है कि वो आपको ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का फंक्शन परफॉर्म करने से या कोई वैल्यूएशन सर्विसेज रेंडर करने से बार कर सकते हैं फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months व्हिच कैन एक्सटेंड अप टू 10 years, 10 साल तक के लिए। यानी कि इस दौरान वो आप अब और काम कर सकते हैं, आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिप्रेजेंट कर लीजिए क्लाइंट्स को, कहीं जॉब कर लीजिए, आप सीए बने रहेंगे, लेकिन इस तरह के काम ऑडिट और इंटरनल ऑडिट और वैल्यूएशन सर्विसेज वाले काम, ये अब आपको 6 months से लेकर 10 years तक के लिए बैन किया जा सकता है। पहले बेटा वो आपकी मेंबरशिप भी खत्म कर देते थे, आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे, तो पावर को डाइल्यूट कर दिया गया थोड़ा सा। उसके अलावा इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है अपीलेंट ट्रिब्यूनल को, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। इसके अलावा कंपनी के जो इसके ऑफिसर सेक्रेटरी वगैरह हैं सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो सेंट्रल आपके सीएजी के रिकमेंडेशन पे बनाए जाएंगे, सीएजी इसका ऑडिट करेगी, ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेगी। इसके अलावा इसका एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जाएगी, एनुअल रिपोर्ट में पूरे साल की ट्रांजेक्शंस की समरी होगी, ये भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास ऑडिट रिपोर्ट आएगी और जो इसके पास एनुअल रिपोर्ट आएगी, इनको बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के आगे रखेगी। बिल्कुल सेम है जो आपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पढ़ा था, वहां भी यही था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे, सीएजी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑडिट करेगा सीएजी, एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, दोनों एनुअल रिपोर्ट और जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के आगे रखेगी। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में रहेगा और इसकी अलग अलग ब्रांचेस रहेंगी अलग प्लेसेस के ऊपर, और जो इसका काम करने का तरीका है मीटिंग्स वगैरह का, वो उसके लिए रूल्स अलग से प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, वो रूल्स अलग से प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं, सिलेबस के अंदर नहीं डाले हैं इन्होंने। अच्छा, हमने ऊपर एक बात पढ़ी थी कि जो इनके पावर है ये सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ सीए और सीए फर्म्स पर लगती है। ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास कौन सी है, इसके लिए हम आ रहे हैं नेफ्रा रूल्स के ऊपर। तो नेफ्रा रूल्स का रूल 3 बताता है कि ये कौन सी प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ सीए या सीए फर्म्स हैं जिसके ऊपर ये रूल्स लगते हैं। तो एज पर नेफ्रा रूल्स, नेफ्रा शैल हैव द पावर टू मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, oversee the quality of service under subsection 2 of section 132 और undertake investigation under 4, यानी कि जो बेटा हमने 2 में पढ़ी थी इसके रोल्स और 4 में पढ़े थी पावर्स ऑफ
ऑडिटर्स ऑफ फॉलोइंग क्लास एंड क्लासेस ऑफ कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो किन ऑडिटर्स पर लगेगा? इन कंपनीज के, इन क्लास ऑफ कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऑडिटर्स के ऊपर ही सिर्फ नेफ्रा अपनी पावर चलाएगी। नंबर 1, कंपनीज हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर आप लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर हैं या के ऑडिटर हैं तो नेफ्रा आपके ऊपर पावर रखता है। और अगर आपका नेफ्रा पावर रखता है तो आपके ऊपर अब आईसीआई की पावर नहीं है, बिकॉज एक बार नेफ्रा आपके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर देता है तो कोई और अथॉरिटी एक्शन नहीं ले सकती। इसके अलावा अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर है 1000 करोड़ से ज्यादा, और एग्रीगेट ऑफ लोन्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स हैं of not less than 500 crores on 31st March of immediately preceding financial years। लिस्टेड है तो कोई कंडीशन नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है ऑफ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर है ऑफ 1000 करोड़ और मोर, और एग्रीगेट ऑफ लोन्स, डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स एज ऑन 31st मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपके ऊपर नेफ्रा लगना शुरू हो जाएगा आपके ऑडिटर्स के ऊपर। थर्ड, आप बिग्स कंपनी है, वही बैंकिंग, इंश्योरेंस, जनरेशन और स्पेशल एक्ट वाली, आपके ऊपर नेफ्रा लगेगा। इसके अलावा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी या पर्सन और क्लास ऑफ बॉडी और बॉडी कॉर्पोरेट्स ऑन रेफरेंस मेड बाय नेफ्रा और रेफरेंस मेड टू नेफ्रा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बड़ा खतरनाक है। आप इनमें से कहीं फॉलो नहीं करते, छोटी सी कंपनी के ऑडिटर हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि यह मैटर नेफ्रा को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो उठा के उस मैटर को भी कहां डाल दिया जाएगा? नेफ्रा में डाल दिया जाएगा। उन्होंने क्लियर लिखा है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी और पर्सन और क्लास ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी ऑन रेफरेंस मेड टू नेफ्रा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। एंड फाइनली, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया और वो सब्सिडरी है या एसोसिएटेड है ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन इंडिया रेफर टू इन ए टू डी। यानी कि आप इन ऊपर वाली कंपनियों में से, ए टू डी वाली कंपनी में से किसी कंपनी की सब्सिडरी हैं और सब्सिडरी भी इंडियन नहीं है, फॉरेन सब्सिडरी हैं, तो आपके ऊपर नेफ्रा लगेगा, प्रोवाइडेड द इनकम एंड नेट वर्थ ऑफ सच सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी exceeds 20% of the consolidated income or net worth of the body of the company or body corporate referred to in A to D above। क्या कह गया? उसने कहा जी, आप एक कंपनी है जिस एक इंडियन कंपनी है, मान लीजिए ए, बेटा ये ए टू डी में अब कहीं ना कहीं फॉल करती है, मान लीजिए लिस्टेड कंपनी है, इसके ऊपर नेफ्रा लगना शुरू हो गया। उसकी 3 सब्सिडरीज हैं, बी, सी, डी। इसमें से बी और सी फॉरेन सब्सिडरी है, सी इसकी इंडियन सब्सिडरी है। तो इंडियन सब्सिडरी के ऊपर तो ये पॉइंट लग नहीं रहा। उन्होंने कहा इंडियन सब्सिडरी तो ए टू डी के हिसाब से देखो, टर्नओवर है, लिस्टेड है कि नहीं, तो इसके ऊपर नेफ्रा लगेगा। बी और सी के ऊपर नेफ्रा तब लग जाएगा अगर इनका जो टर्नओवर या इनकी जो नेट इनकम है वो एक्सीड करती है 20% ऑफ कंसोलिडेटेड नेट इनकम या टर्नओवर को। अब कंसोलिडेटेड कैसे निकालेंगे? पहले तो टोटल निकाले बेटा। मैंने माना कि ए का टर्नओवर खुद का 40 करोड़ है, बी का 20 करोड़ है, इस सी का 5 करोड़ है और डी का 35 करोड़ है, टोटल 100 करोड़ का हमारे पास टर्नओवर है। अब बी और डी के ऊपर नेफ्रा तब लगेगा अगर इनका टर्नओवर एक्सीड करता है 20% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर का। क्या बी का टर्नओवर एक्सीड करता है 20% को? नहीं बेटा, ये 20 करोड़ है, एक्सीड करना चाहिए, इसके ऊपर नेफ्रा नहीं लग सकता। ये फॉरेन सब्सिडरी है, इसका एक्सीड करता है 20% से, इसके ऊपर नेफ्रा लग जाएगा। और सी क्योंकि इंडियन है उसके ऊपर ये पॉइंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट किसके ऊपर लगता है? बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया जो कि सब्सिडरी है या एसोसिएट है ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया जिसके ऊपर ए और डी लग रहा है, लेकिन सिर्फ सब्सिडरी हो जाने भर से आपके ऊपर नेफ्रा नहीं लगेगा। आप एक ऐसी फॉरेन सब्सिडरी होनी चाहिए जिसका टर्नओवर या जिसकी इनकम एक्सीड करे 20% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर या एग्रीगेट इनकम। समझ आती है यहां तक बात? ठीक है जी। उसके बाद में लिखा कि कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसको पर नेफ्रा लगना शुरू हो जाएगा, it shall continue to be governed by the NEFRA for a period of 3 years after it ceases to be listed or paid up capital or turnover or aggregate loan falls below the limit। क्या कहा उसने? उसने कहा जी अगर आप बाद में लिस्टेड नहीं भी रहते या आपका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, एग्रीगेट लोन वो 500 करोड़ और 1000 करोड़ के लिमिट से नीचे फॉल कर जाता है, फिर भी आपके ऊपर नेफ्रा लगता रहेगा 3 साल तक। यानी कि नेफ्रा एक बार चिपक गया
तो बेटा वो लिस्टेड वाला पॉइंट खत्म होने के 3 साल बाद तक भी चलता रहता है, और इस दौरान अगर दोबारा आपने टर्नओवर अचीव कर लिया तो आप उसके अंदर फॉल कर ही गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में उन्होंने नेगेटिव आ गया तो अगले साल छोड़ देते हैं, वो ये देखते हैं उससे 3 साल तक नेफरा चलता रहेगा, उस 3 साल में कंटिन्यूसली नहीं आया तो आप बच जाएंगे, उसके बाद नेफरा लगना बंद हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 साल में अनलिस्टेड हो जाने से या पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर फॉल कर जाने से नेफरा हट नहीं जाता। एक बार नेफरा लग गया तो once even if you cease to be listed company or even if your paid up share capital turnover aggregate loan falls below the limit, तो भी 3 साल तक नेफरा आपके साथ लगता रहता है। उसके बाद छोटी छोटी बातें उन्होंने और बोली हैं। रूल 6 में उन्होंने क्या बताया थी, फॉर द पर्पस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एएस और एसए, जो मेन काम है वो आईसीआई से प्रपोजल मंगवाएगा और उसे एग्जामिन करेगा और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप इन रूल्स का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो पनिशमेंट होगी एज पर 450 ऑफ दैट, और 450 बेटा इस एक्ट की रेसिडुअल पनिशमेंट बताता है, जहां पे उन्होंने लिखा है 10,000 रुपीज और 1,000 पर डे की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। 133 मैंने कराई दिया, जो बेसिकली बता रहा था कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। इस सुनिए एक बात और बोलिए कि जब तक नेफरा अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट नहीं करता है तब तक जो नकास वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो चलते रहेंगे। अच्छा, लास्ट पार्ट इसमें रह गया, हमने सबसे पहले इसकी पावर्स पढ़ी, तो सबसे पहले इसके रोल पढ़े, रोल के बाद हम पावर्स पर आए। पावर्स में उन्होंने बताया था कि प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी के ऊपर करेगा, तो हम प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी के लिए नेफरा रूल्स में चले गए। लास्ट पॉइंट जो इसका हम कवर कर रहे हैं आज, दैट इज कंपोजिशन ऑफ नेफ्रा। नेफ्रा में होता कौन कौन है, उन्होंने कहा जी नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड नॉट एक्सीडिंग 15 मेंबर, जिसमें से कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे और कुछ फुल टाइम मेंबर्स होंगे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी इन चेयरपर्सन की एंड मेंबर्स की वो होंगी एज पर द रूल्स, रूल्स इसके लिए ले डाउन किए गए हैं। उन्होंने सिंपल सी बात और बोली है कि जो ये चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेरेशन देंगे, ये बात दिखाने के लिए कि हमारा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप समझेंगे ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स वगैरह को पनिशमेंट देने के लिए बैठे हैं, तो इनका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है कि जो चेयरपर्सन हैं या जो फुल टाइम मेंबर्स हैं वो किसी भी ऑडिट फर्म से, किसी भी कंसल्टेंसी फर्म से एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। जब तक वो मेंबर्स हैं नेफ्रा के, वो किसी ऑडिट फर्म से, किसी कंसल्टेंसी फर्म से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, और ना सिर्फ ड्यूरिंग द जॉब, इवन 2 years आफ्टर सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, जिसको हम कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं, कि आपको जॉब खत्म होने के बाद भी 2 साल तक यहां कहीं भी किसी तरह से ज्वाइन नहीं करना है। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा है कि एवरी डिवीजन ऑफ नेफ्रा शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ चेयरपर्सन एंड अ फुल टाइम मेंबर। तो नेफ्रा कई सारी डिविजन्स के थ्रू काम करेगा और हर डिवीजन का जो चेयर होगा वो एक चेयरपर्सन उसको प्रिसाइड करेगा जो आपने अपॉइंट किया हुआ है, और उसमें कुछ फुल टाइम मेंबर्स ऑथराइज उसमें डेलीगेट कर दिए जाएंगे। अच्छा, हमने ऊपर लिखा था कि जो आपकी कंपोजिशन है ये एज पर रूल्स होगी, तो रूल्स कौन सा अप्लाई होंगे। अच्छा, नेफ्रा में बेटा 3 तरह के रूल्स हैं नेफ्रा से रिलेटेड। नेफ्रा रूल्स दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स, जो हम नीचे पढ़ के आए अभी। सेकंड हमारे पास नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर रूल्स। ये आप समझ रहे हैं किसके लिए है, चेयरपर्सन और मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए। और थर्ड है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी मीटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 2019। ये जो मीटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये रूल्स क्यों आए थे, ये रूल्स आए थे इस लाइन की वजह से जो लास्ट में लिखा था, द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शैल मीट एट सच टाइम्स एंड प्लेस एंड शैल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एज में बी प्रिस्क्राइब। तो कि उनकी मीटिंग वगैरह उन जगहों पर होगी एज में बी प्रिस्क्राइब। तो मीटिंग वगैरह कैसे होगी उसके लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स लाए थे, ये पार्ट नहीं है। दो हमारे पार्ट हैं, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स 2018 और नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर रूल्स 2018। तो ये रूल्स क्या कहते हैं, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट वाले। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट वाले क्या कहते हैं जी, जो अथॉरिटी है उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, इसमें एक चेयरपर्सन रहेगा, 3 फुल टाइम मेंबर्स रहेंगे एंड 9 पार्ट टाइम मेंबर्स रहेंगे। बट सर ऊपर तो लिखा था 15, वहां लिखा था नॉट एक्सीडिंग 15। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करते हुए सिर्फ अभी 12 ही अपॉइंट किए हैं, 3 फुल टाइम्स एंड 9 पार्ट टाइम्स। उसके अलावा आप अगर चेयरपर्सन है तो यू शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ईज। ईज क्या है, एमिनेंस, एबिलिटी, स्टैंडिंग एंड हैविंग एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 25 years इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ। तो आपका जो चेयरपर्सन है उसको 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस या लॉ का, एंड ही शुड बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ईज। इंटीग्रिटी, ईज मतलब एमिनेंस, एबिलिटी, स्टैंडिंग एंड हैविंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। देन फुल टाइम मेंबर है तो सेम कहानी है, आप इंटीग्रिटी या ईज वाले पर्सन होने चाहिए और आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 20 years
इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ। उसके अलावा बोला था कि चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स हैं, उनको एक सर्टिफिकेट देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनका किसी तरह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये सर्टिफिकेट जाएगा इन फॉर्म 1 या फॉर्म आई बोल लीजिए इसको। जो चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर है, he shall not be associated with any audit firm including any consultancy for 2 years after ceasing to be appointment या during the course of appointment। ऐसे जो पार्ट टाइम मेंबर है उसका भी किसी तरह का कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो प्री जुडिशियल हो उसके फंक्शंस के लिए। जो ये अपॉइंटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर की अपॉइंटमेंट के लिए ऑब्वियसली एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। ये लोग मेंबर्स चुनेंगे कि चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर या एमिनेंस वाले कौन है जिनको बनाना है। एंड लास्ट हमारे पास आता है टर्म्स ऑफ ऑफिस। जो आपका चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर्स है इसका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ही एंटर्स द ऑफिस या 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर। यानी कि 3 साल का इसका टेन्योर होगा या उससे पहले अगर 65 इयर्स अटेन कर ले तो ये रिटायर कर जाएगा। क्या ये रीअपॉइंट किया जा सकता है? यस, ये रीअपॉइंट किया जा सकता है 1 टर्म मोर के लिए। यानी कि अगर आप एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं लेट अस से 55 की एज पर, तो उसकी 58 पे वो रिटायर होगा, दोबारा एक बार रीअपॉइंट कर सकते हैं 61 पर रिटायर होगा, डन। आपने एक पर्सन को अपॉइंट किया 61 की एज पर, 3 साल 64 की एज पर वो रिटायर हो जाएगा, दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन आप समझेंगे इस बार वो 3 साल पूरे नहीं कर पाएगा, वो 65 पर रिटायर हो जाएगा बिकॉज वो 3 इयर्स या 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर पे रिटायर होता है और एक बार एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए। पार्ट टाइम मेंबर अगेन 3 साल के लिए एज specified in the order of appointment or a period for which he holds the substantive post by virtue of which he is appointed as a part time member। बेटा ये पार्ट टाइम मेंबर है, पार्ट टाइम मेंबर मींस ये कहीं और काम करता होगा और इनफैक्ट उन्होंने क्या कहा कि ये पार्ट टाइम मेंबर बना ही इसलिए होगा क्योंकि ये कहीं और किसी पोस्ट को होल्ड करता होगा, दैट इज ये एक्स ऑफिशियो होगा। दैट इज मान लीजिए क्या कह दिया गया होगा कि सीएजी का एक पर्सन जो वहां का सेक्रेटरी है वो पार्ट टाइम मेंबर रहेगा, आईसीआई के जो चेयरमैन है मान लीजिए वो पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर हैं वो पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा ये 3 साल के लिए पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे या जब तक ये उस पोस्ट पर बने हुए हैं विच एवर इज अर्लियर। यानी कि 3 साल से पहले अगर ये वो पोस्ट ही छोड़ देते हैं, ये डिप्यूटी गवर्नर की पोस्ट पर नहीं रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर नहीं रहेंगे। क्या ये री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट है? यस, ही शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। और यहाँ पर 1 ईयर नहीं 1 टर्म नहीं लिखा, यानी कि इसको जितनी बार मर्जी चाहे पार्ट टाइम मेंबर को रीअपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन एक चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स 3 इयर्स 65 years whichever is earlier and he is eligible for reappointment only for 1 more term। तो इसके साथ हमारा नेफ्रा का टॉपिक भी खत्म होता है। हमने 132 भी करा लिया और मैंने साथ साथ आपको 133 भी करा दिया जहां पर आपको उन्होंने बात कही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करेगी, आईसीआई रिकमेंडेशन देगा, इन रिकमेंडेशंस को नेफ्रा एग्जामिन करेगा, उसके बाद नेफ्रा अपना रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई कर देगी। जब तक नेफ्रा नहीं बना अब तो खैर बन ही गया है, जब तक ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं इशू करता, जो नकास वाले इशू किए हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो चलते रहेंगे। तो हमारा 133 तक कंप्लीट हो गया, 128 से शुरू हो गया, 6 सेक्शंस हमने कर लिए हैं, बाकी बचे हुए 5 सेक्शंस 134 से लेकर आपके 137 तक ये मैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में आपके साथ कवर करूंगा। तो आज यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे 134 से लेकर 138 तक। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।